नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राणा सांगा को लेकर लगातार रामजी लाल सुमन वो तेवर अपनाए हुए हैं जिन तेवरों से देश आहत है और देश का जर्रा जर्रा ये मांग कर रहा है, ये सोच रहा है कि रामजी लाल सुमन आखिर क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं। और दरअसल ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विषय हो सकता है, लेकिन देश की आस्था पर चोट है। और इसी चोट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के दिग्गज कद्दावर एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत और राजस्थान में राजनीति के धुरंधर रहे कल्याण सिंह कालवी, एक ऐसा नाम जो राजस्थान की राजनीति को थरथराता रहा अपने दौर में। उनके पुत्र प्रताप सिंह कालवी, राजस्थान का बड़ा चेहरा। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले मैं प्रताप सिंह जी आपके पास आऊँगा और इस पंक्तियों के साथ कि कैसी कैसी दुर्भिसंधि है राजनीति की मंडी में, मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं फिर से लोग शिखंडी में, अर्जुन का गांडी भला कितने बाजू छाटेगा, चक्र सुदर्शन कितने शिशुपालों के मस्तक काटेगा, सुविधाओं के महासिंधु में सब सागर बह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे। रामजी लाल सुमन ने जो बैट उठा के राणा सांगा के ऊपर अपना बयान उछाला, अखिलेश यादव को कतई उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी इस तरह सुर्खियों में आ जाएगी, देश में समाजवादी पार्टी का माहौल बन जाएगा। और वो समझ रहे हैं कि ये रामजी लाल सुमन ने नो बॉल पर छक्का लगा दिया है। और लगातार समाजवादी पार्टी का जिस तरह इतिहास आप देखते रहे हैं कि पहले राम मंदिर के दौरान और फिर अब उनके पास ऐसे होनहार लोग हैं जो इस देश की आंखों में खटकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रामजी लाल सुमन जो कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या वो अपनी पहचान बनाना या पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना, लेकिन क्या ये आस्था पर चोट नहीं है? क्या ये हमारे चेहरे पर घाव नहीं है जो राणा सांगा के बारे में वो लगातार बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर जी सही बोला आपने। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई नेता नहीं है विधानसभा लोकसभा में जो राजपूत को गाली दिए बिना वहाँ पहुँच गया हो। और उनको एक ये सीढ़ी लग रही है कि साहब इनके महापुरुषों को हमको तो दी जाती थी। एक हमारे महापुरुष हैं, महानायक हैं और लगभग 1000 साल हो गए हैं उनको आज शहीद हुए हुए, भारत के लिए काम आए हुए, और उनको 1000 साल बाद इतनी अभद्र टिप्पणी अगर की जा रही है और उनके वंशजों को तो की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उनको मानते हैं वो भी धोखेबाज हैं और राष्ट्र के लिए उन्होंने अगर जो भी मानता है पूरे राष्ट्र में वो राष्ट्र विरोधी है। तो ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी है उनकी तरफ से। अशोक सिंह शेखावत जी, रामजी लाल सुमन वो व्यक्ति जिसने 400 साल बाद राणा सांगा को 81वां घाव दिया है, पूरी देश की आस्था पर चोट है। आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं, कानून को जानते हैं, संगठन में भी आप रहे, भाजपा में, तमाम चीज़ें आपके साथ जुड़ी हैं। आपको लगता नहीं है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा बुरी है और ये आप अगर इस तरह के ऐसे विचार से सोचते हैं कि देश में हम सद्भावना कायम कर लेंगे या अपनी पार्टी को बढ़ा लेंगे, तो क्या लगता है कि रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं ये राजनीति की अति महत्वाकांक्षा नहीं है? सबसे पहले तो देखो कि राजनीति के अंदर यदि स्वच्छता रहेगी और अपने संयम और वाणी के ऊपर रहेगा। आप सांसद महोदय हैं, राज्यसभा से आते हैं, उससे पहले भी आप पार्लियामेंट्री मेंबर रहे हैं, लोकसभा से रहे हैं, मतलब आप पॉलिटिशियन हैं और जनता के काम करने की उम्मीदें रखते हैं। यदि इतिहास की बातों को यदि आप संसद के माध्यम से कोई बात बताना चाहते हैं, पहले उस दिन वो चर्चा थी भी नहीं, एक गृह विभाग के मंत्रालय की किसी बात के लेकर के चर्चा थी, उस संदर्भ में आपने ये बात कही। और किसी भी इतिहास के बारे में तरोड़ मरोड़ करके आप उसको प्रेजेंटेशन करना, अधिकांश ने सभी जानते हैं कि राणा सांगा
राजस्थान के नहीं पूरे भारतवर्ष के महान थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े। और उसका चित्रण इस प्रकार से करना कि जो समाज में व्यवस्था फैले, शत्रुता फैले, जो लोग उसकी चर्चा करें, सार्वजनिक रूप से चर्चा करें, यदि उससे कोई सी प्रकार की उत्तलनता होती है, हिंसा फैलती है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जिसने ऐसा वक्तव्य दिया है। इस चीज़ की निंदा संसद में मुझे लगता है कि सभी दलों को करनी चाहिए, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनके समर्थक ही नहीं, जितने भी दल हैं उनको करना चाहिए कि महापुरुषों को हम इस ओछी राजनीति में नहीं घसीटना है। हमें ऐसा काम करना जो संसद के मर्यादित हो, जो रोजमर्रा की चीज़ों से संबंधित हो, उसका समय जो व्यर्थ होता है उसमें नहीं हो। और लेकिन राजनीतिक दलों ने उसमें कूदना स्टार्ट किया। कूदने के बाद में सर्वोच्च उनके संस्था के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसको राजनीति दिया, और राजनीति देकर के करते करते आज यही स्थिति भी आ गई है कि उसको सामाजिक विघटन में लाना स्टार्ट कर दिया है। एक इतना सा काम था कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी कि राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति रहता कि जनता के बीच में जाता है, क्षमा मांगना उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम है। और वो संसद के अंदर मांगते या बाहर मांगते आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब हम तो नहीं करेंगे। मैंने जो कहा वो सही कहा है, किस संदर्भ में कहा वो आज तक उन्होंने नहीं बताया कि किस चीज़ के कारण से मैं ये चीज़ मैं बात बता रहा हूँ, इब्राहिम लोधी वाली बात बता रहा हूँ, तो उसका कोई तुक होना चाहिए, वो उनके पास है नहीं है। जहाँ तक वर्तमान राजनीति का परिप्रेक्ष के बारे में आप कह रहे हो कि क्या इस परिप्रेक्ष के अंदर राजनीतिक दलों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कई राजनीतिक दलों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महापुरुषों का अपमान नहीं सहा जाएगा यदि उनके बारे में ऐसी चर्चाएं चलाई जाएगी। और विपक्ष की तरह आप देखिए कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो इसको एक दल के रूप में, एक सामाजिक संगठन के रूप में दे रहे हैं। राणा सांगा सभी के थे। उस समय युद्ध के अंदर आम जनता भी सम्मिलित होती थी, उनका भी अपमान है। उनके भी आज जो पूर्वज उनके थे, उनकी जो लोग आज उनकी जातियों के अंदर लोग निवास कर रहे हैं, और सारी कौमें यदि उनके साथ थी तो राणा सांगा एक कौम के नहीं है, वो सभी के लिए हैं। तो उसके लिए मेरा ये है कि इस आवाज़ को उठाने के लिए सर्व समाज भी हमारे साथ है, सांगा जी के साथ है और उनके पूर्वजों के साथ है। और उन लोगों ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि कौन सा ऐसा इतिहास में बताया गया है जो हमें बताया तो जाए जाकर के। स्वस्थ आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गलत था, और सबको पता है कि बाबर कौन था, आक्रांता था, लूटने के लिए यहाँ आए थे और लूट के ले जाने के लिए आए थे, सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले थे। तो इस प्रकार की चर्चाओं के अंदर मुझे लगता है कि एक व्यर्थता है। संसद का पवित्र काम है कि आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न के जवाब में आप असंतुष्ट थे तो आपको उसमें चर्चा करनी चाहिए थी। बिल्कुल अशोक जी, आप बहुत समझबूझ की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति इतने निकृष्टता के आवरण को ओढ़ चुकी है कि ये समझबूझ एक दायरे में कैद होकर रह गई है। और वर्तमान में एक आडंबर ऐसा फैला दिया गया है कि महज राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप किसी की तरफ गाली उछाल दो, किसी की तरफ उंगली उठा दो। और शायद रामजीलाल सुमन को लग रहा है कि नो बॉल पे छक्का मार दिया है, इसलिए वो बार बार आज भी उन्होंने लगातार बयान दिया आके कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कोई उनसे कह भी नहीं रहा माफ़ी मांगेगा, माफ़ी मांगिए मत मांगिए। जिन लोगों को जैसे भी मान लीजिए समाज में सभी तरह के लोग हैं, तो जिसको लग रहा होगा कि भाई इनसे ऐसे बात करनी चाहिए वो वैसे कर लेगा। कोई गुलाब के फूल दे देता है, कोई जूतों की माला पहना देता है। समाज के बहुत सारे चेहरे हैं, अगर समाज की आस्था आहत होगी तो जैसे जिसको बोलना होगा वो कर ही लेगा। बहरहाल शिवांगी सिंह सिकरवार हमारे संग जुड़ चुकी हैं, कवित्री हैं और वीर रस की कविताएं लिखती हैं। राणा सांगा को लेकर जो आपका मन आहत हुआ, क्या सोचती हैं शिवांगी कि क्या ये राजनीति में होना चाहिए? क्या वर्तमान की राजनीति को एक सुचिता धारण नहीं करनी चाहिए? क्या वर्तमान की राजनीति को अपना अच्छा चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? बार बार राजनीति कटघरे में खड़ी हो जाती है अपने गंदे चेहरे के लिए। जी देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मुझे एक 4 पंक्तियां जो हैं वो याद आती हैं। मैं उन 4 पंक्तियों से अपनी बात को रखूंगी कि वीर कभी मरते नहीं हैं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं, पर उनका क्या करें जो इतिहास में झूठ कहते हैं, जो सांगा के 84 नहीं 80 घाव ही बताते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि 84 घाव लगे थे राणा सांगा को, वो भी जब अगर किसी को इतिहास झूठ बोलना है तो वो भी 80 घाव गिन के बताएंगे, वो भी 84 पूरे नहीं बताएंगे। देखिए बहुत दुखद विषय है ये और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि आज हम इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि जिनको लेके, जिनकी इतिहास को सुन के, जिनकी बातें सुनकर आज के युवाओं का खून खौल जाता है, जब हमारे सरहद पे हमारे जवान खड़े रहते हैं तो इनकी कहानियां, इनकी कविताएं सुन के वो उनसे प्रेरणा लेके और शक्ति लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो भी समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद जो है जिन्होंने बोला है, उनको ताज्जुब इस बात पे है कि आज भी उनको इस बात पे कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने क्या बोल दिया है। मतलब वो शब्द मैं अपनी जुबान से लेने में भी मुझे बुरा लग रहा है कि मैं राणा सांगा के लिए जो उन्होंने बोला है वो मैं बोल तक नहीं सकती, जो शब्द उन्होंने बोला है। तो इस प्रकार की ये जो चीजें हैं, मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में चूंकि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी और जो ये सांसद हैं, इनका नाम भी बहुत कम लोग जानते होंगे यूपी में, और जो आसपास के इलाके में जो लोग हैं वो जानते होंगे कि ये सांसद है और पहले भी इनका कुछ काम रहा है, ये रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनका नाम विलुप्त ना हो जाए और अपनी पार्टी का नाम विलुप्त ना हो जाए, इसलिए इन्होंने जो ये कहना चाहिए एक तरीके से, एक ढंग से कहीं ना कहीं अपने आप को दोबारा से लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरीके की बात को किया, जो कि साफ साफ समझ में आता है। जिस बात का कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ऐसी बात को करने के लिए कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन क्योंकि इनको ये चाहिए कि भाई हम लाइमलाइट में आ जाए, हमारा नाम जो है वो एक बार देश में पूरा पहुंच जाए, समाजवादी पार्टी का नाम जो है हमसे लगा हुआ है तो वो चला जाए। तो इस तरीके की ये जो चीजें हैं ये बहुत दुख देने वाली चीजें होती हैं। और अगर इसमें आप ये सोचे कि राजनीति विषय को बना के उन्होंने ये किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसी इस तरीके के लोगों की राजनीति भी क्या है। मैं, आप, हम जैसे सारे युवा, पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने क्या बोला है, किस तरीके की बात बोली है। बात सिर्फ ये नहीं है कि राजपूत थे कि उस विषय पे उन्होंने बोला कि सिर्फ राजपूतों का खून खौले, नहीं, इस देश में हर युवा, हर हिंदू का खून खौलना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हिंदू अगर जिंदा है तो वो महाराणा प्रताप और राणा सागा और उनके वंश के कारण जिंदा है। आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए। मैं आपको चुनौती दे सकती हूँ, आप मुझे दोबारा किसी भी इतिहास, किसी के भी सामने आप मुझे बैठा के पूछ सकते हैं, मैं पूरा इतिहास बता दूंगी कि कब, कहां, कैसे उन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े और किस तरीके से उनकी वजह से आज ये पूरे देश का सनातन धर्म और हिंदू, एक एक हिंदू जिंदा बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरीके की लांछन लगाना, इस तरीके की बात करना, ये मुझे लगता है कि उनको खुद समझना चाहिए था। अगर वो खुद नहीं समझ भी पा रहे हैं तो भी बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनकी। प्रताप जी, एक बड़ा गंभीर सवाल, क्योंकि हम जब बात करने लगे तो एक गंभीरता इस बहस में या इस परिप्रेक्ष्य में मौजूद है कि पंडित श्यामनारायण पांडे बलिया के रहने वाले, देश के दिग्गज कवि, हल्दी घाटी लिखते हैं और पूरे देश में हल्दी घाटी पढ़ी जाती है। राजस्थान से बहुत दूर का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला व्यक्ति पंडित श्यामनारायण पांडे हल्दी घाटी लिखते हैं और कई सम्मान, उन्हें राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होते हैं हल्दी घाटी पर। तो ये कहना बिल्कुल निरर्थक होगा कि कोई क्षेत्रवाद या कुछ इस तरह की बात होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लंबे समय से राजनीतिक लाभ में ये चीज़ शुमार हो गई है कि अगर आपको जान पहचान अपनी मजबूत करनी है, अपने सोशल मीडिया ट्रेंड में आना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठा दो जिससे भावनाएं आहत हो जाए। तो ऐसा एक कानून नहीं आना चाहिए, सरकार केंद्र में एक ऐसा कानून आना चाहिए जहां पर या तो ये तय हो जाए कि भाई आम आदमी को अगर बोलने पर पाबंदी है या आम आदमी बोले तो उस पर 100 दंड हैं, लेकिन अगर राजनीतिक कद्दावर बोलें, संविधान लोकतंत्र के मंदिर में रहने वाले पुजारी बोलें तो उन पर कोई दंड नहीं। तो ये दंड तो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल होना चाहिए। चंद्रशेखर जी, सही आपने फरमाया कि जो भी हमारे राष्ट्र के धरोहर है, महापुरुष हैं, चाहे भीमराव अंबेडकर साहब भी क्यों ना हो, उन पे भी अगर कोई टिप्पणी करता है तो राष्ट्रद्रोह वो घोषित होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आपको कि हमारे लिए राणा सांगा और जो भी राष्ट्र के लिए शहीद हुए हैं वो हमारे लिए भगवान रूपी हैं। और कोई अगर उनको भगवान नहीं भी माने तो 500 साल तक
राजपूतों ने, ये राजस्थान की धरती ने इन आक्रमणकर्ताओं को रोक के रखा है और उसी की बदौलत है। अगर आप भगवान नहीं भी माने और आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपके मंदिर मौजूद हैं, तो उन्हीं की वजह से मौजूद है। और वो राजस्थान अगर कमज़ोर हुआ, वो हारा, पहली बार जब हारे, कमज़ोर होते गए, अगले 100 साल में लगभग पूरे भारत में इनके आक्रमणकर्ताओं का पूरा कब्जा था। अगर 500 साल तक राजस्थान रोक के नहीं रखता, 500 साल राणा सांगा का वंशज रोक के नहीं रखता, 500 साल तक ये राजस्थान का राजपूत रोक के नहीं रखता, तो आप समझिए ये पूरे भारत की क्या दुर्गति होती। हमारे लिए तो ये भगवान से ऊपर है। और जो इन्होंने ये गाली दी है, मैं तो ये समझता हूँ इनको राष्ट्रद्रोह घोषित करके इनको काले पानी की सजा होनी चाहिए। और अगर सबसे पहले इनकी आप शिक्षा पे प्रणाली पे उठाइए। आप सरपंच हैं, उस पे लिए आप 10वीं पास करना आप कंपलसरी कराते हैं, तो विधानसभा और लोकसभा में जो ये जाता है, इन पे पूरे एग्जाम होने चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए, क्या योग्यता है, कितने इनकी शिक्षक है, राष्ट्र के लिए क्या बलिदान दे सकते हैं। अगर राणा सांगा ने 80 घाव अपने शरीर पे लिए हैं, एक हाथ भी उन्होंने कटाया, एक आंख उनकी गई है, एक पांव कटाया है, आज एक आदमी की एक अंगुली भी कट जाए तो भीख का कटोरा लेके भीख मांगता है। ये शूरवीरों की हमारी गाथा है कि वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल। एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए प्रतीक सिंह, कांग्रेस को सुन लेते हैं। इंडी गठबंधन में है समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी के अच्छे दोस्त हैं अखिलेश यादव। प्रतीक जी, क्या कहना है कि राणा सांगा के ऊपर ये जो बयान वो दे रहे हैं, लगातार खेले जा रहे हैं, आज भी बयान दे रहे थे, माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, रट लगाए बैठे हैं, ऐसा बाल हट पकड़ लिया है रामजी लाल सुमन ने। उनको ऐसा लग रहा है देश में सिर्फ रामजी लाल सुमन ही इस समय चल रहे हैं, तो बार बार कह रहे हैं, दीवारों के सामने खड़े होकर, खिड़कियों के सामने खड़े होकर, कुंदी दरवाजों के सामने खड़े होकर माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी नहीं। क्या लग रहा है आपको, ये महज माफ़ी की बात है? निश्चित तौर पे रामजी लाल जी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जो महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा है, उनका अपमान किया है निश्चित तौर पे। और ये सिर्फ राणा सांगा का ही अपमान नहीं है, और राजस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एक वीर योद्धा का अपमान है, और पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी ने तो आज भी सदन में हमारे राज्यसभा सांसद ने बोला है कि ये गलत है, इस तरीके की बातें नहीं बोली जानी चाहिए। और मुझे आप बताइए, अगर वो बोल रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे माफी मांगनी चाहिए, इसमें कोई दोहरा है ही नहीं। लेकिन अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं, तो क्या राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, क्या उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, क्या उनको उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव या कोई और प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चर्चा मूव हो गई है, मुड़ गई है, मूल मुद्दों से हट करके अब वीर महाराणा संग्राम के बारे में, राणा सांगा के बारे में जब बात होने लगी है, तो बीजेपी को भी ये सूट कर रहा है, क्योंकि मूल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, लोगों की जो इनकम घटती जा रही है उस पे बात नहीं हो रही है। तो बीजेपी को ये सूट कर रहा है, और इसलिए बीजेपी चाहती भी नहीं है कि उनको संसद से निलंबित किया जाए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और रूलिंग पार्टी और सभापति महोदय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई बनती है, बिल्कुल बनती है, 100% बनती है, 100% बनती है। तो जब आपने देखा था पिछले दिनों में 50-50 सांसदों को उपराष्ट्रपति महोदय जब निलंबित कर देते हैं, तो क्यों नहीं रामजी लाल सुमन जी को वो निलंबित कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक मजबूरी कुछ होगी। अशोक सिंह शेखावत जी, मचल गया दीना का लाल कहता वही खिलौना लूंगा, तो क्या लग रहा है कि रामजी लाल सुमन भी इसी तरह से हो गए कि मचल गया दीना का लाल कहता वही खिलौना लूंगा? उनको लग रहा है ये खिलौना बढ़िया है, इसी से खेलने में भलाई है, और समाजवादी पार्टी में ये जो अंत समय कट रहा है जीवन का, ये इतने चरमों का अर्थ पे पहुंच गया है कि अब समाजवादी पार्टी में रामजी लाल सुमन को कोई नहीं पूछ सकता, और उनके पुत्र को या उनकी पुत्री को कोई ना कोई टिकट मिल ही जाएगा। ये सब भूमिका इतनी 75 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई है। तो लेकिन देश आहत हो रहा है, तो उससे उनको क्या। और अखिलेश यादव तो इस बात से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं कि कोई है जिसने पार्टी में जान फूंक दी है, चाय वाली से देश की जान निकाल ली है। तो क्या लग रहा है कि ये सब ठीक वैसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ, या कुछ आपको और इतर इसके कुछ और लगता है? और जो प्रतीक सिंह कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी को कहना चाहिए कि भाई आप मांग लीजिए इस्तीफा, आप निलंबित कर दीजिए, आप आगे बढ़ के कदम बढ़ाइए, कौन पीछे आपके नहीं आता है वो बताइए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आगे बढ़ना होगा, लेकिन आगे कोई बढ़ नहीं रहा है। सब कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो।
चाहते तो बहुत है जोश में भगत सिंह एक बार फिर पैदा हो, लेकिन पड़ोस में, तो वो ये चल क्या रहा है, बताइए जरा। देखो, भगत सिंह जी की यदि आपने तुलना करी है, उन्होंने देश को आज़ाद करना में तुलना करी है, और सुमन जी हैं, मैं उनको जी भी लगा के कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक राजनीतिक के रूप में और इसी दल से आते हैं कि वो जो झटक रहा है कि कई साल हो गए हमें सत्ता से, हम क्या करें, ना तो सेंटर में मिल पा रहे हैं ना स्टेट में मिल पा रहे हैं, कोई ना कोई मुद्दा हमें चाहिए। और आप भली भांति से परिचित हैं कि यूपी की सरकार के अंदर जिस प्रकार से योगी जी ने वहाँ शासन चलाया है, कानून व्यवस्था किस हिसाब से स्थापित करी है, उसी का नतीजा था कि दूसरे कार्यकाल में योगी जी को दोबारा चुन कर आए हैं, जनता ने वोट दिया। जहाँ तक अभिव्यक्ति की सवाल है कि मुझे इतना बोलूँ मैं जो मुझे संविधान आर्टिकल 21 ने दिया है, लेकिन आर्टिकल 21 का इतना भी गला न घोटूं कि लोगों को लगे कि ये आर्टिकल 21 जो दिया गया है कि बहुत ही अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं बोल सकूं, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिबंध भी दिए हैं कि आप ऐसे नहीं बोल रहे जिससे वैमनस्यता फैले। और ये क्या कर रहे हैं, आज यदि चर्चा का विषय बन रहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसद के कारण से बन रहा है, और उसकी सभी दल ने आज कहा कि प्रतीक सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस ने भी उसकी आलोचना करी है, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन उनका निलंबन करना वो उपराष्ट्रपति जी के पास में है, और दूसरा माननीय जितने भी सांसद हैं किसी भी दल से आते हैं, उन लोगों को मिलकर के बैठ करके देखना चाहिए कि ऐतिहासिक महापुरुषों का, आज तो इनसे स्टार्ट किया अपन इनमें, कल पता नहीं किस किस की चर्चा चलेगी, इसकी पूरी तरह निंदा की जानी चाहिए। और जो भी उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए जो वर्तमान में जो नियम बने हुए उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किताब सारी फाड़ दी उनने, अनुशासन का पाठ पढ़ने वाली, पाठ पढ़ने जैसी कोई बात रह नहीं गई। अशोक सिंह जी बुरा मत मानिएगा, किताबें सारी फाड़ चुके हैं वो, और वो इतना अजर अमर अविनाशी मान चुके हैं रामजी लाल सुमन कि बस रट लगाए बैठे कि कर दिया जो बहुत गजब कर दिया है। बहरहाल पुणे से हमारे संग समाजसेवी ओंकार सिंह राठौड़ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह राठौड़ जी, राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन कहते हैं, एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं और फिर बार बार कहते हैं। उनको लगता है कि राजनीतिक कद मिल गया है, बच्चों के टिकट पक्के हो गए हैं, लेकिन क्या ये देश पर चोट नहीं है, देश की आस्था पर चोट नहीं है, देश की भावना पर चोट नहीं है, और 140 करोड़ लोगों के ऊपर वैचारिक हमला नहीं है? आप सबको नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? जी बोलिए आप। मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी। बात यह है कि रामजी लाल सुमन ने कोई एकदम अचानक से ये बयान दिया, ऐसा नहीं है। उनको पहले से प्रिपेयर किया, तैयार किया गया, सारी पंक्तियां लिख के दी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से, और फिर दिया गया बयान है। इसे प्रतीत सीधा सा ये हो रहा है कि एक बार जब ये महाराणा सांगा पे बोलेंगे, कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इतिहास पे लगातार हमले होते जा रहे हैं, क्षत्रिय इतिहास पे तो विशेषकर बहुत सारे हमले हुए हैं। उस समय में ऐसा हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियां सब अपने साइड में हो जाती है और दो समाज आपस में लड़ते हैं। उनका प्लान ये था कि एक बार ये रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया, इस बयान से हो जाएगा राजपूत और दलितों के बीच में एक टकराव सा पैदा हो जाएगा, और इससे फायदा समाजवादी पार्टी को ये हो जाएगा कि दलित वोट बैंक जो है वो आधा जो मायावती जी के साथ जा रहा है, आधा कोई बीजेपी से जुड़ रहा है, तो वो एकदम ध्रुवीकरण होके समाजवादी पार्टी को मिल जाएंगे। ये इनका प्लान था। लेकिन आज जो दलित समाज है, सहभागी समाज जो है, वो ओंकार सिंह जी कहाँ प्लान का, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़वाएंगे क्या? अब कहाँ प्लान है सर? चुनाव में टाइम है अभी तो बहुत में टाइम है, लेकिन अभी से तैयारी तो चल रही है इनकी, लगातार तैयारी यही चल रही है कि अभी जैसे अखिलेश यादव के अभी जो सारे बयान आ रहे हैं उस रिलेटेड ही आ रहे कि मतलब जाने वाला जो सीएम है, मतलब इनका कहने का सीधा क्लियर कट है कि भाई आने वाला सीएम मैं हूँ, योगी जी जाने वाले हैं, तो उनकी पूरी तैयारियां चल रही है। तो हर जगह पे इनके जो बयान है वो केवल इसलिए नहीं है कि रामजी लाल सुमन को खुद का फायदा करना था, उनका फायदा ये काम ये था कि समाजवादी पार्टी को दलित वोट बैंक ध्रुवीकरण के रूप में मिले, क्योंकि राजपूत समाज रामजी लाल सुमन का डायरेक्ट विरोध करेगा, जिससे दलित समाज का विरोध होगा। आप साफ साफ बोलिए ना, जब बोल रहे हैं तो पूरा साफ बोलिए कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए तो ये ध्रुवीकरण हो जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, ये कह रहा हूँ मैं, मेरा कहना गया। लेकिन फिर आप आधा बोला आपने, आधा नहीं बोला मैंने, इसलिए आपका जोड़ दिया पूरा। हाँ जी जी, दाव इनका उल्टा पड़ गया कि दलित समाज ने खुलकर मुखर होकर विरोध किया है कि जो हमला हुआ है वो सपा सांसद पे हुआ है, दलित समाज पे नहीं हुआ है, क्योंकि दलितों के मुद्दे पे रामजी लाल सुमन कभी बोलते नहीं है। पहली बात, जब भी बोलते हैं तो ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं कि दो समाजों को आपस में लड़ाने का काम करते, तो ये उनका मुख्य उद्देश्य ये था। खैर,
लेकिन चीज ये है ना कि ये जो सारी चीजें हैं कि किसी भी इतिहास पुरुष को लेके, वो शायद किसी भी समाज से, किसी भी जाति से आते होंगे, किसी धर्म से आते होंगे, उनके ऊपर ओछी टिप्पणियां करना, अमर्यादित टिप्पणियां करना सरासर गलत है। क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होती है। जो बोल, अब ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में बिठा के बैठे कि भी हमारे महापुरुषों के ऊपर हमला हर बार क्यों होता है। ये बहुत ही दुखद विषय है। समाज को तोड़ने का देश में मतलब जातीय हिंसा भड़काने जैसा कार्य रामजीलाल सुमन कर रहे हैं। वहां बैठ के उन्होंने ये कार्य किया है और अखिलेश यादव वापस उनको सहयोग भी कर रहे हैं कि इतिहास के पल्ले पलट दिए तो क्या हो गया। तो इतिहास के पन्ने जब पलटने का मतलब इसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव का उसमें सहयोग है। तो ये मिलजुल के सारे लोग ये कार्य कर रहे हैं जो सरासर गलत है। मेरा ये मानना है कि रामजीलाल सुमन यदि माफी नहीं मांग रहे हैं तो शायद आने वाले समय में उनको दलित समाज खुद जवाब देगा। प्रताप जी, क्या लगता है कि मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि राजस्थान के जो इतिहास के पन्ने हैं वो इतने धारदार और नुकीले हैं कि रामजीलाल सुमन उन्हें पलटेंगे तो अंगूठा कट जाएगा, उंगलियां कट जाएंगी, खून बहने लगेगा उनके हाथ से। ऐसे हंसी मखौल में कह देना हम पन्ने पलट देंगे, पन्ने पलट के देख रहे हैं, ये हमने देखा है, ये पढ़ा है, ये तो वहाँ बैठ के कुछ भी कह देना तो मुनासिब है। लेकिन अगर वो सच में पन्ने पलटने लगेंगे तो लगता नहीं है आपको कि उनकी पूरी बाजी पलट जाएगी, जिस बाजी के दम पे वो खेल रहे हैं? क्योंकि जो बात ओंकार सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि भाई एक जातीय वैमनस्य या जातीय द्वेष को बढ़ाने के लिए अब उनको लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। खैर चुनाव अलग चीज़ है, लेकिन अभी उनको लग रहा है फ़ायदा हो रहा है। पता नहीं कौन सी नगर पालिका के चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है या कोई जिला पंचायत की जिसमें जीत की तैयारी कर रही हो। अभी तो कोई चुनाव ऐसा है नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी में तो जान फूंक दी है इस बयान ने और अखिलेश यादव को मजा आ रहा है पूरा? क्या लग रहा है? नहीं, बहुत ही देखो आप ओछी राजनीति और राष्ट्र को तोड़ने की राजनीति है। अगर आप धर्म की बात करें तो सही में धर्म की जो परिभाषा छोटी है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। अगर धर्म की जो परिभाषा है वो राष्ट्र सर्वोपरि होता है और राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो सही है वही धर्म है। और उसमें आप महाराणा प्रताप के साथ देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय उनके सेनापति थे। शिवाजी देखेंगे तो उनके इंटेलिजेंस के मेन आदमी और उन पे जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे वो भी मुस्लिम समुदाय के थे। लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लड़ाई नहीं थी जो राजनीति 1947 के बाद जो चलती हुई आ रही है। और दूसरी बात मैं पॉइंट आपको ये कहना चाहूँगा, और वो सब राष्ट्र के लिए लड़े। आप महाराणा सांगा को तुलना करेंगे कि उस जमाने के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे वो या चीफ मिनिस्टर होंगे, शीर्ष स्तंभ पे थे, वो शीर्ष पद पे थे। महाराणा प्रताप जो भी जितने भी राजा थे उन्होंने सबसे आगे रह के राष्ट्र के लिए बलिदान अगर कुर्बानी दिए, शहीद हुए। तो 1947 के बाद मेरे को एक आदमी, एक विधानसभा का विधायक, एक सांसद बता दीजिए, एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बता दीजिए जो सरहद पे जाके और सीमा पे जाके उन्होंने कोई अपना बलिदान दिया हो। आज भारत के खिलाफ 4 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान चाइना के साथ, 4। राणा सांगा ने अकेले ने अपने जीवन काल में 55 युद्ध लड़े, 55। जो प्रधानमंत्री उस अपने टाइम का, राष्ट्रपति अपने टाइम का आगे होके ये काम कर सकता है, वो काम आज की राजनीति ये क्यों नहीं करती? और राजनीति उस जमाने का एक राजतंत्र का हिस्सा होता था। लेकिन जब से इन राजनेताओं को राष्ट्र का कमान सौंपा है तो ये तोड़ने का ही काम करेंगे कि मेरे वोट इस समाज के, मेरे वोट उस समाज के, ये पूरा ये काम करते हैं। इनको अगर बताया जाए इतना ही शौक आ रहा है और 700 साल 1000 साल तक हम इनको भगवान इसीलिए मानते हैं कि इन्होंने कुर्बानी दी है। यही अगर सांसद वहाँ जाके बलिदान देता है, इनकी भी 7 पीढ़ी को हम पूजने के लायक है, हम इनको बिल्कुल पूजेंगे। और सरकार इस पर अगर नियम नहीं लेके आती है, और रामजी लाल से हम माफ़ी भी नहीं मंगा रहे हैं, हम इनको कोई वो कटोरा लेके नहीं मांग रहे कि आप माफ़ी दे दो और हम आपको अगली बार, हम इनका, इस लोगों का ऐसा इलाज करने वाले हैं इस अगली बार कि दूसरी बार, क्योंकि 6 महीने में 6 बार हमारे साथ इस समुदाय राजपूत को एक जातीय उस पर डाल के, राजपूत कोई जाति नहीं है, राष्ट्र की एक थी, राष्ट्र को गाली है, एक समुदाय को गाली नहीं है। तो सब समाज आना चाहिए, इनका इलाज ऐसा होना चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ी याद रखें। एक सलाह मैं भी दे सकता हूँ आपको कि आप ये भी मांग कर सकते हो कि जैसे राशिद इंजीनियर चुन के आ रहे हैं लोकसभा में, अमृतपाल चुन के आ रहे हैं, रामजीलाल सुमन चुन के आ रहे हैं, तो एक ऐसा भी कोटा होना चाहिए जैसे ओबीसी होता है, महिलाओं का होता है, ऐसे गद्दारों का एक कोटा होना चाहिए कि ये गद्दारों के कोटे में डाल दो इनको। बिल्कुल इनका कोटा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ अगर अगली बार अगर सीमा पे कोई लड़ाई होनी चाहिए
तो इन कोटे वालों को आगे भेजे, अपने राष्ट्रवादी छाती ठोक के बताए, ये गोलियां इनके साइड से निकलेगी तो इनको पता लगेगा कि क्या होता है। शिवांगी सिंह जी, जो प्रताप जी कह रहे हैं कि युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल है, जवान चलाना बहुत आसान है, और रामजी लाल सुमन जवान चला रहे हैं और जवान पर कोई पाबंदी नहीं है, 10 ग्राम की हिला दो। तो क्या लग रहा है कि ये जो जवान चला रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल भी जल रहे हैं इससे, और वैचारिक रूप से भी लोग पीड़ित हैं और आंतरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी पीड़ित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका सिला होगा। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि 2 विषय जब से आए हैं, एक तो है कि इतिहास के पन्ने पलटे गए, है ना। समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश जी हैं उन्होंने भी बोला, तो मैं यहाँ पे एक बार आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट देती हूँ। पहला पन्ना तो इतिहास का ये है कि 1517 में खातौली और 1518 में बाड़ी में ये 2 युद्ध हुए थे, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खदेड़ के बाहर निकाल दिया। उसके बाद में 1527 में बाबर को उन्होंने चुनौती दी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये बात आती है कि भाई बाबर जो थे, मतलब राणा जो थे, उन्होंने बाबर को बुलाया, बाबर को आमंत्रण किया, तो वो बाबर को आमंत्रण करेंगे क्यों जिस दुश्मन को वो खुद खदेड़ के कई बार निकाल चुके हैं। उनकी ताकत से वो दुश्मन उनका जो है वो पानी भरता था और उसको लगता था कि उस स्थान पे देखना तक नहीं है, क्योंकि वहां पे राणा सांगा रहते हैं, ऐसे वीर, ऐसे शौर्य रहते हैं, तो उनकी जरूरत उनको पड़ती क्यों। तो पहला तो उनकी जो टिप्पणी है पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से खारिज कर दी जाए पूरे देश की तरफ से। जी हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप जारी रखिए अपनी बात को, आप जारी रखिए अपनी बात को। जी ठीक है, मैं आऊँगा। अशोक जी, क्या लगता है कि जवान चलाना बहुत आसान है, लेकिन रामजी लाल सुमन को इस बात का धन्यवाद भी देना चाहिए कि नई नस्लों ने जो किताबें खोदी थी इतिहास की, वो कहीं ना कहीं सब ने निकाल ली है कि कौन हमारे पुरखों पर ये आँख उठा रहा है। तो नई नस्लों ने जो किताब निकाल के राणा सांगा को पढ़ा है, ये भी शायद एक परिवर्तन सा है कि लोग अब जान रहे हैं, या लोग जो भूल चुके थे। कई बार इस देश की आदत है कि लोग सो जाते हैं, फिर कोई इस तरह रामजी लाल सुमन उनको हमला करता है, जगाता है, तो पूरा देश इस समय जागा हुआ है। 140 करोड़ लोग उफन रहे हैं पूरी तरीके से, और वो सोच रहे हैं, हर मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो 140 करोड़ लोग ये बात सोच रहे हैं कि भाई कौन राणा का भाला अपने हाथ में लेके फेंकेगा, रामजी लाल सुमन को कौन समझाएगा, ये सबके मन में चल रहा है। देखो ये आपने 2 चीज़ पूछी, एक तो जीवा, जीव, तो एक दो, और तीसरा आपने ये पूछा है कि इस एपिसोड के बाद में सभी ने कहीं ना कहीं जाके देखा है कि हिस्ट्री क्या थी। हमने भी देखी, एडवोकेट रह गए तो अधिकतर हमारा पैसा दूसरा रहता है। हमने भी देखा कि है क्या चीज़। इतना तो पता था कि जैसे कॉलेजों में हिस्ट्री भी हमारी रही है और शिक्षा में हमारी रही हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो 80 घाव हमने भी देखे थे और यही पढ़ते आ रहे हैं। और शिवांगी जी ने सही कहा कि सेना का शौर्य को बढ़ाने के लिए उनकी गाथाएं गाई जाती है, किनकी, महापुरुषों की भी और वीरों की भी गाई जाती है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये नहीं करेंगे, ये तोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, और इनसे तोड़ने का काम पहले भी और लोगों ने भी खूब किया है, और उसका जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया कि नहीं, आपकी ये चीजें नहीं चलेगी। जीवा तो कैसे चलाओ, जीप तो आप चला सकते हो, अब वो आपको नहीं पता पड़ता कि मैंने जीप तो चलाई है, सोच समझ के चलाई है, या हमने द्वंद्व किया हो, वोट का तराजू तोल के बैठे थे कि इससे बोलने से हमें वोट यहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। कभी कभी प्रकृति ऐसा इंसाफ करती है कि क्या चाहे उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो कि हमें वोट मिले, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि जनता समझ जाती है। जनता इतना पता है कि कौन क्या चीज़ है, ये पक्का है कि 1, 2 महीने 3 महीने उसकी चर्चाएं जरूर होगी समाज के अंदर कि ये क्या हो रहा है, सही बात क्या चीज़ है, उसमें पक्ष विपक्ष सारे लोग आएंगे
और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ऐसी चर्चा करेंगे कि हर समाज का अलग अलग उसको उसकी व्याख्या करेगा, लेकिन लास्ट में आके वो ये पूछते हैं कि ये था क्या चीज़, और वो देखते हैं ये पॉजिटिवनेस थी या नेगेटिवनेस थी। और जब जब भी ऐसी चीज़ें आई है जनता ने अपना पॉजिटिव सोच दिया है और पॉजिटिव सोच देने का काम किया है। मैं सभी उन लोगों को कहता हूं कि उसमें पैनिक मत हो, ये किसने क्या कहा है। आप ये देखिए कि हम जनता को कैसे समझाएं कि राणा सांगा क्या थे। आप यदि उसमें उद्दंडता लेके आएंगे, उछल कूद ज्यादा करेंगे, तो सर्व समाज में आप मैसेज नहीं दे पाओगे। आपको तरीके से आपको बताना है, क्योंकि हम अनुशासन में रहने वाली कौम है, तो आगों को बताना कि हम अनुशासन में रहें। कि युद्ध में भी जाते थे तो भी अनुशासन के साथ ही जाते थे। यदि राजनीतिक रूप में भी रहना है या जनता के बीच में भी रहना है तो हमें अनुशासन के साथ रहना है, और अनुशासन के पाठ के तहत आपको पढ़ाना है। क्योंकि राजनीतिकों को पढ़ाने के लिए आपको अनुशासन चाहिए, क्योंकि उसके लिए जनता समझती है। आप उसको इतना करोगे, पैनिक करोगे जैसा उन्होंने किया है, वैसा पैनिक मत कीजिए। बिल्कुल। शिवांगी जी, वाहिद अली वाहिद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कवि हैं, और उन्होंने एक कविता लिखी थी कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो जातीय विद्वेष तो कुछ है नहीं। कुछ लोग इस देश की एकता अखंडता पर आके उंगली उठा देते हैं, और हम सबका काम है कि लड़ाई किसी एक मुझे लगता है कि राजनीति के पॉलिटिक्स के मंकी मैन हैं जो इस तरह की हरकत कर देते हैं, उद्दंडता की हरकत कर देते हैं और ऐसे बयान उछाल देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जवाब तो कहीं ना कहीं इसका तैयार हो रहा होगा? प्रताप जी, क्या लगता है कि जातीय विद्वेष की हम जब बात करते हैं तो जातीय विद्वेष तो कुछ होता नहीं है। वाहिद अली वाहिद लखनऊ का एक मुस्लिम कवि ये लिख देता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो लोगों को पता नहीं होगा किसने लिखा है। लोग तो यही सोचते होंगे मेवाड़ के किसी होनहार ने कविता लिखी होगी। पंडित श्यामनारायण पांडे बलिया में बैठ के हल्दी घाटी लिख देते हैं। तो जातीय विद्वेष तो मानसिक जिसको कहेंगे कि क्षुब्धता का प्रतीक है या मानसिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। लेकिन जब लोग मानसिक पिछड़ेपन से ऊपर उठ जाते हैं तो वो अच्छी रचनाएं करते हैं, निर्माण भी करते हैं। तो रामजीलाल सुमन तो विध्वंस कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस विध्वंस को आप पहले थोड़ा सा आप भीतर ही भीतर खोल रहे थे, तो आपको लगता है कि भाई रोक दे कोई इसको, या कोई ये हिंदुस्तान में समझ जाए कि यहाँ पर गलत ज़बानी करना ठीक नहीं है? आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, सरकार कानून भी बनाए लेकिन लोगों में ये अब भय कहना ठीक नहीं होगा, शुद्ध आचरण आ जाए किसी भी जरिए से। तो लगता है कि ऐसा संभव है? नहीं चंद्रशेखर जी, आपने ठीक कहा। जो कविता लिखी गई है और आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के हैं वो, तो वो निसंदेह उनको प्रेरणा मिली राजस्थान के शूरवीरों से। और आप देखेंगे चित्तौड़ और आगरा में लगभग 500 किलोमीटर का फ़र्क है, और मेवाड़ एक रियासत थी, और मेवाड़ और आगरा के बीच में और भी बहुत सारी रियासतें आती थी। कोटा की आ गई होगी, आज आपके जयपुर की आई होगी, बीच में और भी आई होगी। तो 500 किलोमीटर चल के राणा सांगा अगर वहाँ जो लड़ाई करने गए लोधी के खिलाफ, और 2 युद्ध लड़े, और इतिहास जो इनको जानकारी नहीं है सुमन जी को, वो अपने दुरुस्त कर लें इतिहास, और 2 युद्ध लड़े और दोनों उन्होंने राणा सांगा ने लोधी को हराया। उसके बाद लोधी के ही जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने मीटिंग करी बाबर से। ना राणा सांगा की कहीं भी लिखित में नहीं है, बाबर नामे में भी नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ। और लोधी के गवर्नर ने मीटिंग करके उनको भेज दिया, और जब उनको पता लगा राणा सांगा ने लोधी को हराया है, तब बाबर ने आके उनके ऊपर आक्रमण किया, और दिल्ली की उन्होंने सल्तनत लेनी चाहिए। और राणा सांगा की या राजस्थान के शूरवीरों की यही मंशा होती तो दिल्ली पे वो खुद ही कब्जा कर चुके होते। और ये उनको संदेह था
कि आने वाली पीढ़ी अगर आक्रमण उनका अगर चित्तौड़ से 550 किलोमीटर चल के दिल्ली में अगर इनको नहीं रोका है, और राणा सांगा की आने वाली पीढ़ियों ने यह काम लगभग 500 साल तक उनको रोकने का काम किया है, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर 500 साल तक राजस्थान के शूरवीर नहीं होते तो आज ये जो कुंभ के मेले में गंगा जी का स्नान कर रहे हैं, जो ये रामजी लाल सुमन जो बात कर रहे हैं, जो इनको भगवान नहीं मान रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है जिस मंदिरों में भगवान आजकल स्थित हैं वो मंदिर भी नहीं मिलते, और हमको इसकी रूपरेखा और कोई मिलती। ये अगर पार्टियां अगर केसरिया ध्वज और हिंदुत्व की अगर पराकाष्ठा जो अगर देखना चाहती है, तो राजस्थान के शूरवीर और ये भारत के शूरवीर, अखंड भारत के शूरवीर है, इनकी बदौलत ही है। और ये भारत की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कैसे ये इतिहास के जो पन्ने पलटने की कोशिश कर रहे हैं, सही इतिहास कैसे बताया जाए, नई पीढ़ी को कैसे बताया जाए और कैसे प्रेरणा दी जाए युवाओं को। ओंकार सिंह राठौर जी, क्या लगता है कि राजस्थान केंद्र में आ जाता है जब राजनीति की बात चलती है, जब राजनीतिक लाभ की बात चलती है, तो पूरे देश में राजस्थान हॉटस्पॉट बन जाता है, और देश भर के राजनीतिज्ञों को लगता है कि लाभ लेने के लिए कहीं छेड़ो ना छेड़ो कोई तार, लेकिन राजस्थान का तार छेड़ दो, राजस्थान को कहीं आहत कर दो, राजस्थान पर कोई बयान उछाल दो, और वहाँ से जो बयान आएंगे तो देश में हिट हो जाएंगे। क्या लगता है कि राजस्थान राजनीति के हॉटस्पॉट बन चुका है, और राजस्थान उस केंद्र में आ चुका है कि जहाँ पर लगता है कि अगर यहाँ पर हमला किया तो ये शायद भारत का दिल है, या भारत का ऐतिहासिक दिल है, या वीरों की वो भूमि है जहां पर अगर आप थोड़ा सा कीचड़ उछालोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। रामजी लाल सुमन शायद यही सोच रहे हैं। बस आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट सही ही बता रहे हैं कि देश की राजधानी आजादी के बाद दिल्ली है, लेकिन पहले देश की राजधानी मेवाड़ ही हुआ करती थी। पूरे देश का हिंदू समुदाय जो है ना, जब भी हिंदू समुदाय पर कभी भी कुछ अत्याचार होता था तो सबकी नजरें मेवाड़ की हो जाती थी। ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। जिस समय औरंगजेब जजिया कर वसूल कर रहा था, उस समय ये बात थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको लिखा था कि तू पहले महाराणा राज सिंह जी के पास से जजिया लेके दिखा, फिर मैं दूंगा, या तेरी इतनी ताकत है तो उनके पास से तो जजिया कर लेके दिखा। तो बात यह है कि राजस्थान जो है वो मतलब सल्तनत काल ले लो, मध्य काल ले लो, पूरे भारत का जितना इतिहास उसमें वो राजधानी के रूप में रहा, जो सदैव स्वतंत्र रहा है। और दिल्ली जब मुगल आए उसके बाद में अहम भूमिका में आई, क्योंकि वो लुटेरे बन के आए, दिल्ली को लूटा, इब्राहिम लोदी को हराया, और उसके वहां पे बैठने के बाद उन्होंने फिर अपना साम्राज्य जो विस्तार किया, उस वजह से दिल्ली हॉटस्पॉट बनी। बाकी जो हिंदू समाज है, देश का जो राष्ट्रभक्त जो लोग हैं, उनके लिए सदैव मेवाड़ सर्वप्रिय और सर्वोच्च स्थान रखता है उनके हृदय में, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा को ही हिंदुआन या हिंदुआ सूरज कहा जाता था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पूरे देश का हिंदू मेवाड़ को अपनी आन बान और शान मानता है। और चूंकि राजस्थान में है मेवाड़ आज के समय में, इसलिए सारा इतिहास जो है राजस्थान, पूरे देश भर में वीर सपूत बहुत सारे हुए हैं, लेकिन राजस्थान का एक विशेष महत्व है भारत के इतिहास के अंदर। और जब उससे क्या कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है राजस्थान से, राजस्थान में जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, जितने भी महिलाएं हुई है, उन सबके प्रति लोगों का एक विशेष सम्मान है। तो जैसे ही राजस्थान के किसी महापुरुष पर, किसी महिला पर, जैसे माँ मीरा पर उठा दो अंगुली, पद्मिनी रानी के उठा दो, हाड़ी रानी है, बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष हैं, महिलाएं भी राजस्थान में इतनी वीर हुई है। तो लोगों की, पूरे देश के हिंदू समाज की ये भावना राजस्थान से एकदम जुड़ी हुई है। तो जैसे भी किसी नेता को ये लगता है कि मुझे अभी हिंदुओं के अपोज में जो लोग हैं उनका फायदा अभी उठाना है, तो वो जब से सीधा राजस्थान से किसी महापुरुष को उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हिंदू एकदम से एकत्रित होकर और भावनाएं आहत होती है। तो जो वामपंथी है उनके कलेजों को थोड़ी ठंडक मिलती है, और वो लोग फिर वापस से एक्टिव होके जो राजपूतों का या राजस्थान के इतिहास का विरोध करता है उनके साथ में हो जाते हैं। तो हॉट स्पॉट है आज के समय में। सीरियसली बात यह है कि राजस्थान भारत के इतिहास का और भारत की आज की राजनीति का भी हॉटस्पॉट राजस्थान ही रहा है। और शायद ऐसा लग रहा है कि यदि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों पे नहीं हुई तो भविष्य में और भी ऐसी बड़ी घटनाएं अपने को देखने को मिल सकती है, जिसमें देश में विघटन होने की संभावना रह सकती है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से देश की राजनीति आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से जातीय संघर्ष या दो समुदायों के बीच संघर्ष होना सामान्य हो जाएगा इन फ्यूचर, यदि इनके ऊपर अभी से रोक नहीं लगाई गई। वाजिब सवाल किया प्रताप जी, मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा। अशोक जी आपसे, प्रताप जी सबसे पहले जवाब आपसे कि जो ओंकार सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि
भाई रोक लगाना जरूरी, पूरा देश भी कह रहा है ये बात, सब लोग सोच रहे हैं और अपनी अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। कोई क्रोध से व्यक्त कर रहा है, कोई स्नेह से व्यक्त कर रहा है, कोई बौद्धिक रूप से व्यक्त कर रहा है। सब अपने अपने जिसको, मेरे अंदर तो बहुत क्रोध है, मैं तो मुझसे झूठ नहीं बोला जाता कि मैं ये बोल दूँ टीवी पे बैठ के ये पत्रकारिता आज बंद होती, कल बंद होती हो, आज बंद हो जाए, मुझे कोई इससे अफसोस नहीं है। मुझे बहुत क्रोध है, बहुत ज़्यादा क्रोध है। हाँ, तो सब अपनी अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो एक बात कह रहे हैं कि रोक तो लगनी चाहिए। बिल्कुल, देखो लगनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि 1947 के बाद अगर कर्म के आधार पर अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो वो सिर्फ क्षत्रिय और राजपूत ही हुआ है, क्योंकि उसके हाथ से जो शस्त्र छीन लिए गए। और ये जो काम है, अगर राष्ट्र के विरोध अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो इन राजनेताओं को बिल्कुल बोलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी के हों। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये छूट वापस हम क्षत्रियों को और हमको राजपूतों को ये देनी चाहिए कि राष्ट्र के विरोध में अगर कोई राष्ट्र विरोधी अगर काम अगर भारत के अंदर कहीं हो रहा है तो जो सेना का काम पहले हम करते हुए आ रहे थे वो सेना का काम हमको वापस दे। और अगर राजपूतों का महत्व आप एक परिभाषा से, एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से एक और देना चाहता हूँ। आप अगर सेना से तुलना कर रहे हैं, अगर वर्तमान की सेना से अगर आप तुलना करें, जो अपने सीमाओं पे खड़े होकर और भारत की जो रक्षा करती है, वही काम राजपूत और क्षत्रिय करता आ रहा था। आज अगर आप सेना अगर अपनी सीमाओं, भारत की सीमाओं से हटा दें और किसी देश के साथ अगर युद्ध होता है और सेना अगर पीछे हटती हुई आए, तो आज छोड़िए ये काम 1962 में हो चुका होता, 1965 में हो चुका होता, जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत की सेना अगर पीछे हट जाती और डट के मुकाबला नहीं करती तो पाकिस्तान छोड़िए आज अफगानिस्तान का कब्जा होता है यहाँ पे। तो ये काम हजारों साल से करते हुए ये राजस्थान का और इस देश का क्षत्रिय राजपूत करते हुए आया है कि आज अगर यहाँ पे केसरिया ध्वज लहरा रहा है, मंदिरों में अगर पूजा हो रही है और कुंभ में अगर डुबकी लगाई जा रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन वंशजों का है। और ये गाली हम सहन नहीं करेंगे। और अगर सरकार इसका निर्णय नहीं लेती है तो हमको छूट दे वापस हमारे हथियार उठाने के लिए। हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ी तक इनकी याद नहीं रखे तो हम भी उनके वंशज नहीं हैं। अशोक जी, आप क्या सोचते हैं कि हर कोई सोच रहा है, और एक सवाल और मैं आपसे जोड़ रहा हूं कि जब सदन में भत्ता बढ़ाना होता है तो सारी पार्टियां, सारे दल एक हो जाते हैं, लेकिन जब देश की अस्मिता पर सवाल खड़ा होता है तो क्यों ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं? देखो, आपके जवाब के अंदर ही उसका आंसर है कि राजनीतिक हित है और अपने अपने वोट हैं, उसको कैसे समेटा जाए। और जो वोट छिटक चुका है या बिखर रहा है किसी दूसरे का, उसको हम कैसे लेके आए। और आपने सही कहा कि ये सोची समझी प्री प्लान हो सकता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि सत्ता के लिए चल रहा है तो उसमें कर सकते हैं। जहाँ तक कहा कि आप राजनीतिक दल एकजुट क्यों नहीं होते इसके लिए, मुझे लगता है कई दल हैं जो एक भी हैं। कांग्रेस ने भी पूरी इसकी निंदा करी है, कुछ एपिसोड को छोड़ करके। तो महापुरुषों के मामले में, ऐतिहासिकों के मामले में, जहाँ तक राजनीतिक दलों ने संसद के अंदर कुछ हद तक एकजुटता दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ये जब ही होगी, आज एक महापुरुष के लिए हुआ, कभी देवी देवताओं के लिए भी होगा, चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी की। ये दोनों तरफ से ही तालियां बजती है, हाथ दोनों चाहिए, एक से नहीं बजेगी ताली आपके। दूसरी कोशिश करोगे तो दूसरी जगह जाएगी आप। तो दोनों की तरफ देखना कि जो सत्ता के अंदर सत्ता में रहा हो, राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं 1947, उससे पहले रहा हो, चाहे किसी भी धर्म का रहा हो, उनकी आलोचना भी किसी इतिहासकार ने लिखी है, किसने क्या लिखी है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और इतना भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि इसने क्या कर दिया, सर्वनाश हो गया, इसके अंदर हो गया, क्योंकि वो चाहते ही कि यही हो। उनका बयान ही ऐसा था कि उनका तो सोची समझी कि ये हो और हम दूसरे चीज के अंदर हम ले जाएं और उसका वोट बैंक ले जाएं हम। ठीक बात। तो वो तो चाहते हैं कि राजनीति में घिरें, और लोगों को भी ये सोचना है कि ये आज नहीं है, आगे भी आएगी, तो हमें इसको निपटना कैसे है और हमें किस प्रकार से अपने क्या आक्रोश कैसे दिखाना है। आक्रोश आपको डेमोक्रेट रूप में दिखाना है
क्योंकि यदि हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है, उन्होंने इसीलिए तो दिया था कि हर समाज का प्रतिनिधित्व मिले। जो पीछे था वो भी राजनीतिक दिशा के अंदर आगे आए, नौकरियों में आगे आए। नहीं, ये तो राणा सांगा को भी नहीं पता होगा कि 400-500 साल बाद कोई एक राजनीतिक सांसद कोई घाव लगा देगा। 500 साल बाद नहीं, मैं उनको कह रहा सोचा हूं भी कि नहीं होगा। सामाजिक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के लोग होंगे, बिल्कुल इस प्रकार के लोग होंगे। उनको हम अपन को देखना है कि हम उनको कैसे निपटना है। क्या उसी के हथियार से निपटना है या दूसरा तरीके से अपनाना अपन को। शिवांगी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ शिवांगी जी, कल मुझे भी आक्रोश आया तो मुझे लगा कि वैचारिक मंथन चलता रहता है। आप कविताएं लिखती हैं, पूरे देश को जागृत करती हैं, तो मुझे लगा कि आपको ज़रूर कहना चाहिए ये बात कि जो रामजीलाल सुमन ने कहा, मैं पहले आपसे वो बात कह रहा हूँ, फिर इसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा। मुझे लगा जो मेरा आक्रोश था मैंने भी व्यक्त किया। सबको करना चाहिए। राजस्थान का खून अगर किसी की रगों में दौड़ रहा है तो निश्चित रूप से आक्रोश व्यक्त करने का वक्त है ये जायज, कि चाहे जिसके बनो विधाता, चाहे जिसका मान करो, चाहे जिसके बनो विधाता, चाहे जिसका मान करो, किंतु सांगा के साहस का मत इतना अपमान करो, किंतु सांगा के साहस का मत इतना अपमान करो, चाटुकारिता बोल रही तेरे निकृष्ट बयानों में। मुझे आप कहने से बहुत गुरेज हो रहा है रामजीलाल सुमन से कि चाटुकारिता बोल रही तेरे निकृष्ट बयानों में और सपा दफन हो जाएगी यूपी के कब्रिस्तानों में। तुम तो गाली देते होगे केवल हंसी मखौलों में और कहीं मचल ना जाए गोलियां शेखर की पिस्तौलों में। अब आप अपना बयान रखिए, जवाब रखिए, और आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि देश को लगना चाहिए, देश में ये बात जानी चाहिए कि शिवांगी सिंह बोल रही हैं, वो देश 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि मैं कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना चाहूंगी, और मैंने खातौली और बाड़ी के युद्ध को भी यहाँ पे रखा है। इसी के साथ मैं ये भी कहूंगी कि तराइन की भी दूसरी लड़ाई हुई थी, उसमें पहली बार पूरे राजपूत समाज को और पूरे हिंदू समाज को अगर एक किया था तो वो राणा सांगा ने किया था। और जैसा कि हमने रखा कि एक ऐसा भी कहना चाहिए कि जिस तरीके से कोटा होता है, इस तरीके से गद्दारों का एक कोटा होना चाहिए। तो मैं रामजी लाल जी से बस आज यही कहना चाहूंगी यहाँ से पूरे हिंदू समाज की तरफ से कि आप जिसको गद्दार कह रहे हैं, असल मायने में इतिहास के आप सबसे बड़े गद्दार हैं कि आपने इतिहास को लेके जिस तरीके से खिलवाड़ किया है और जिस तरीके से एक महापुरुष के ऊपर इस तरीके से आपने ये जो इल्जाम लगाया है, इससे ये साबित होता है कि आज के युग के, आज की शताब्दी के, आज 2025 में अगर कोई असली गद्दार है तो वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आप हैं, और आप गद्दार हैं क्योंकि आपने गद्दारी की। इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि पूरा समाज, मतलब मैं जिस तरीके की अभी अशोक जी ने बात करी, राठौर साहब ने बात करी, इस तरीके से बात हो रही है लगातार कि पूरा हिंदू समाज, मतलब यहाँ सिर्फ किसी भी प्रकार के राजपूत, ब्राह्मण, SC, ST, OBC ये सब नहीं, पूरा हिंदू समाज जो भी कह सकूं, जो भी ये समझता है कि मैं सनातन की पुत्र हूं और मैं सनातन की पुत्री हूं, पूरे हिंदू समाज को एक होकर रामजी लाल को ऐसा जवाब देना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप में सच में उनका खून तो कहीं नहीं है? आप में, आपके पूरे इतिहास में, जिस इतिहास को आप पढ़ रहे हैं, आपके इतिहास में कोई वीर योद्धा नहीं हुआ है जिसने कि धरती माँ के लिए, इस भारत देश के लिए, इस भारत समाज के लिए, इस भारत के लिए अपना खून जो है वो न्यौछावर कर। शिवांगी सिंह, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश पूरा आहत है, इस आहत पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। रोज ताज़ा खबरें और पॉडकास्ट के लिए लोकमत राजस्थान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकमत राजस्थान पे आप देख रहे हैं राणा सांगा के खिलाफ रामजीलाल सुमन ने जो जंग छेड़ी है, उस पर राजस्थान का मत क्या है। हमारे साथ हमारे एक मेहमान और जुड़ चुके हैं। राजस्थान में राजपूत नेताओं में कद्दावर नाम भंवर सिंह रेटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर सिंह जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे, क्या लग रहा है राजस्थान के 5.5 करोड़ लोग उबल रहे हैं, देश उबल रहा है, नहीं उबल रहा मुझे नहीं पता, मैं भी राजस्थान का, आप भी राजस्थान के, यहाँ बैठा बैठा एक एक व्यक्ति राजस्थान का,
खून उबल रहा है राजस्थान का, हर बार हमला राजस्थान पर, हर बार राजनीतिक लाभ राजस्थान से। क्या लगता है कि राजस्थान इतने केंद्र में क्यों है और बार बार ये हमला राजस्थान पर क्यों है? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, अखिलेश यादव का षड्यंत्र रचा हुआ है। क्यों रचा हुआ है? क्योंकि राजनीति से बाहर है। सपा पूर्णतया राजनीति से बाहर। रामजीलाल जो सुमन है, वो नाम उसका नहीं है, असली नाम आपको शायद पता नहीं है। रामजीलाल सुमन का असली नाम है दौलत खान के वंशज। अब दौलत खान लोधी कौन था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दौलत खान लोधी वो था जिसने बाबर को इनवाइट किया देश में, तो वो अपने वंशज को पुजवाने के लिए उसने। पूरे देश में बहस एकदम नए तरीके से और नई तरफ मुड़ चुकी है। इस कहानी में भंवर सिंह रेटा ने एक नया पेच ला दिया है। आप सब दर्शक, आप बहुत गौर से इस बात को सुनिए कि जो बता रहे हैं भंवर सिंह रेटा कि दरअसल इब्राहिम लोधी के वंशज हैं रामजीलाल सुमन। यहां से बहस नया मोड़ ले चुकी है। जी बताइए। इसमें कहीं शक नहीं है कि वो वंशज है। इस बात के लिए मैंने आज से जिस दिन उसने बात बोली राज्यसभा में, उसी दिन हमने पत्र जो उपसभापति महोदय हैं उनको हमने लिखा, और उसमें 3 मांगे क्लियर थी हमारी। पहली मांग ये थी कि इसकी राज्यसभा से सदस्यता रद्द की जाए। क्यों? क्योंकि जो सोच उन्होंने प्रकट की है, उस सोच में वो वार्ड पंच बनने के लिए लायक नहीं है। महाराणा सांगा नाम बोलने से शरीर थरथराता, जबान थरथराती है। कितना बड़ा व्यक्तित्व है जिसने पूरे राष्ट्र पे राज किया। उसने पूरे राष्ट्र को एक किया। खातोली की युद्ध में वहां पे कोई राजपूत नहीं था युद्ध करने वाला, केवल जाट नहीं था, केवल गुर्जर नहीं था, केवल कोई यादव नहीं था। वहां पे राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके साथ युद्ध किया। और बेताज बादशाह राणा सांगा के नेतृत्व में पहली बार युद्ध हुआ। पूरा भारत एक जगह था। और उस जो भारत के बाद में एक महानायक का गठन हुआ, उस महानायक के बारे में अगर सवाल कोई उठा रहा है तो डेफिनेटली डीएनए चेक करने की बात है। मैं 10 चैनलों पे बोल चुका हूं और आपके माध्यम से ये बात हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि न केवल रामजीलाल सुमन का और उन सभी व्यक्तियों का डीएनए चेक करने की जरूरत है भारतीय संस्कृति के लिए। जो महाराणा सांगा का, कभी महाराणा प्रताप का, कभी मानसिंह जी का, कभी महाराज जयचंद का। महाराज जयचंद के लिए कई लोगों को, आपके हो सकता है कईयों को भी इस चैनल में भी प्रॉब्लम हो। महाराज जयचंद वो है जिनके पूर्वजों ने श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और श्री राम मंदिर बना। जो टेत्रा के ठाकुर का जो शिलालेख है वो महाराज जयचंद के यहां से ही आता है। तो ये बातें इनको समझनी चाहिए। और मैंने 3 दिन पहले अपने पत्र में कहा था कि कोई राष्ट्रवादी भाई हो सकता है कि उसके जूते मारे, तो रामजीलाल सुमन को आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि कोई गाड़ी से उड़ा देगा, कोई तलवार चला देगा, ठाकरों को बदनाम करेगा। हर कोई ठाकर है जो काम ऐसा करेगा, और डेफिनेटली होगा ऐसा इसलिए होगा कि कभी मीराबाई, कभी महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, तो फिर तो देश के लिए सैनिक जो अपने शहीद हो रहा है, ये तो उन्हीं का अपमान हुआ ना। तो फिर देश के लिए सैनिक आएगा कहां से? क्योंकि उसको पता है कि भगत सिंह को कभी आतंकवादी घोषित करेंगे, कभी ये वहां के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे। ये कैसे पता चला कि ये इब्राहिम लोधी के वंशज हैं रामजीलाल सुमन? ये वो इसलिए पता चला सर कि आज अगर कोई भगवान राम को अगर कोई 2 शब्द बोलता है तो मेरी आत्मा थरथराएगी। और कह रहे हैं नहीं, व्यंग में नहीं कह रहा हूं, सत्य ही है। सत्य है। आप मैं बोल रहा हूं, उसको पूरी बात सुनिए। कि मैं अपने पूर्वजों के प्रति तो समर्पित रहूंगा ना। वो समर्पित, उनके जो भाषा सुनिए कि बाबर के वंशज हैं वो। अरे भाई, तू पक्ष क्यों ले रहा है? तू पक्ष तभी लेगा ना जब उसका बेटा पोता या पड़पोता होगा। भाई आप पक्ष तभी लोगे, नहीं तो पक्ष लेने का सवाल ही नहीं है। और तो कोई नहीं लिया। घुटने पैर की ओर मुड़ते। यस, डेफिनेटली बात वही है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। हम सामाजिक लोग हैं, हम हजारों लोगों से मिलते हैं तो लोगों की भाषा से पकड़ लेते हैं कि ये कहां से आ रहा है। तो इसलिए वो डीएनए चेक की मांग कर रहा हूं। आप करवा लो डीएनए चेक, गारंटी के साथ कहता हूं। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, रामजीलाल सुमन का या उनके समर्थकों का आप डीएनए चेक कराओगे और बाबर की जो कब्र है, वो कहीं नहीं, शेर सिंह भाई ने बोला है कि बाबर की कब्र है, उसका वहां से डीएनए मिल जाएगा सैंपल। दोनों को मैच करवा लो। आपके साथ विधि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव इतना आनंद क्यों ले रहे हैं इस बात में? अखिलेश यादव इसलिए आनंद ले रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव का रचा हुआ ड्रामा है। और हो सकता है कि अखिलेश यादव भी उस जो बाबर के जो सेनापति रहे हो लेफ्ट राइट में, उधर से प्रोड्यूस हुए हो। क्योंकि मुलायम जी का आप कर्तव्य देखोगे, श्री राम मंदिर जो सैनिक थे जो राम मंदिर के लिए लड़े, उन पे गोलियां चलाने वाले कौन थे? आप देखो ना सर। ये तो मैं भंवर सिंह जी कल भी कह रहा था, रामजीलाल सुमन ने जो किया, ये जो बयान दिया, ऐसे ना नई नस्लों को याद आ जाता है कि कहीं ने कैसे राम से वनवास मांगा होगा।
कैसे केके वाला उदाहरण बहुत कैसे पुराना था राम चंद्रशेखर जी। भक्तों कैसे राम अपन भक्तों को गोली चलवाई होगी? अभी अपन रिसेंटली बात करें, राम भक्तों की पे गोली चलवाने के लिए आत्मा चाहिए सर। अगर हम भारतीय हैं, किसी को थप्पड़ मारने से पहले 3 बार सोचते हैं। फायरिंग का आदेश देना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, आप जिसको देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसमें आप 2 शब्द बोल रहे हो, सोचना चाहिए। आज मुझे आपके में टीवी चैनल पे मेरे छोटे भाई और कालवी साहब के वंशज बैठे हैं। आज हमें लोकेंद्र सिंह कालवी की कमी महसूस होती है। आज अगर लोकेंद्र सिंह कालवी होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्रताप सिंह जी पूरा लड़ रहे जोर शोर से इस मुद्दे पे, लेकिन कालवी साहब आज होते तो देश बंद हो चुका होता। और मैं आज कह रहा हूं कि यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। रामजी लाल वंश जो है, दौलत खान का जो वंशज है ना, जूनियर दौलत खान, उसका इलाज डेफिनेटली होगा। और चाहे अब सीबीआई में हम पहले से ही हैं, 2-4 केस और लग जाएंगे, हमारी तो जिंदगी इसी में जाएगी। और इसके लिए भारतीय जो हमने उपसभापति महोदय से निवेदन किया है कि संसद में कुछ ऐसी कमेटी बने कि जो ही आप शहीदों का अपमान करें, हमारे पूर्वजों का अपमान करें, तो उनका तुरंत सदस्यता रद्द हो जाए। आप में दम है, आप बोल के दिखाइए इनके साथ, जो इस्लाम के जो प्रवर्तक है उनके खिलाफ आप बोल के दिखाइए, सैयद के खिलाफ। आप में दम है तो बोल के दिखाइए। आप किसी जाटों के नेता के खिलाफ, आप में दम है तो आप यादवों के किसी नेता के खिलाफ बोल के दिखाइए, ठीक है। अंबेडकर के खिलाफ बोल के दिखाइए। अशोक जी, प्रताप जी, भंवर सिंह रेटा जो बोल रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या क्या लग रहा है कि जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, या दरअसल देश भी यही बोल रहा है, राजस्थान उबल रहा है भीतर ही भीतर तो वो ये बोल रहा है? ये दरअसल किसी व्यक्ति की आवाज़ मान रहे हैं, या पूरे राजस्थान की आवाज़ मान रहे हैं, या किसी जाति की आवाज़ मान रहे हैं, या किसकी आवाज़ मान रहे हैं? ये जो आप अभी सुन रहे थे, ये भावना तो देखो सभी की है। और जो दौलत लोधी जो थे, उन्होंने अपनों के साथ ही धोखा कर दिया और राष्ट्र के विरोध गए, और उन्हीं की वजह से दूसरे आक्रमणकर्ता यहाँ पे आए और पूरा राष्ट्र आज तक भुगतते हुए आ रहा है जो नुकसान हुआ है। तो वही धोखा अगर राष्ट्र के जो महानायक हैं उनको अगर ये गाली दे रहे हैं, उनका डीएनए चेक कराने की जो बात कह रहे हैं, और उनकी बदौलत ही आज केसरिया जिंदा है, उनकी बदौलत ही आज राम मंदिर बना है, उनकी बदौलत ही आज कुंभ में डुबके लगा पा रहे हैं। 140 साल बाद कुंभ आया है तो आधे से ज़्यादा देश डुबकी लगा पाया है। तो उनका डीएनए चेक कराने की अगर आप बात कर रहे हैं तो रामजी लाल सुमन तो खुद राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। आज 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ है, तो 75-80 साल बाद अगर कोई धोखा दे रहा है तो वो भी दौलत लोधी के बराबर का अगर उसको नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। बिल्कुल रेटा जी, हमारे रेटा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका डीएनए बिल्कुल चेक होना चाहिए, और क्योंकि हरकतें वैसी है बिल्कुल। अशोक जी, बात डीएनए पे आ गई। रामजी लाल सुमन के क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं कि दरअसल होना क्या चाहिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी है कि वो ये नहीं माने कि मेरा पूर्णतः मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मैं चाहे जो मैं बोल लूँ। आपको उसके साथ साथ प्रतिबंध भी दिए हुए हैं, आपको रोकता है कानून, आपको संविधान रोकता है कि आप नहीं बोल सकते, ये चीज़ नहीं बोल सकते, किसी सामाजिक चीज़ के रूप में आप आहत नहीं कर सकते। आप बोलना तो है, अभिव्यक्ति तो है, लेकिन इतनी अभिव्यक्ति भी नहीं है कि किसी समाज में सामाजिक उत्पीड़नता कर दे। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी बात कहे, चाहे पार्लियामेंट्री में कहे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, मर्यादित तो होनी चाहिए। और मर्यादित से आप ऊपर करते हो तो दूसरे समाज के साथ साथ कई समाज हैं, उससे वह आहत भी होते हैं। उस आहत को, क्यों जिस प्रकार से आज अपने पैनल में बैठे हैं, उन्होंने कही है, सच्चाई उजागर करी है, क्योंकि हम ये भी सभी समाज में रहते हैं और हम भी सभी समाज में रहते हैं। लेकिन सच्चाई उजागर करना, यदि इस प्रकार के वक्तव्य नहीं आते तो आज इनको मौका, ये क्यों कहते, ये बात नहीं कहते ना। कहा है तो क्योंकि ये सामाजिक संगठन में रहते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, अपने समाज में भी रहते हैं, तो लोग इनको कहते हैं कि किस प्रकार से महापुरुषों को आप कह रहे हो, आप कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ करो आप। अब इन्होंने जैसे लेटर लिखा है, वास्तव में सही है, लेटर लिखना भी चाहिए आपको,
उपराष्ट्रपति जी को लिखा है। उसके साथ साथ में मर्यादित रूप से भी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश है और हमारे साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हमारी खुद की, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं। क्यों जो हमारे पूर्वज तो शासक थे, शासक वो रहे हैं, तो अपन को सत्ता सौंपी गई है और वो सत्ता सौंपी गई कि ये लोग हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हमें सत्ता दी गई है। तो आज भी हमें इसी भावनाओं से हमें काम करना पड़ेगा, सभी का दिल जीतना होगा। इस प्रकार के सुमन जैसे बातें करने वाले लोग, मुझे लगता है कि ये ओछी राजनीति है। इन लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अपने समाज के अंदर उत्तेजना करने के लिए, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। इतना इनको ज्यादा जितना महत्व देते जाओगे, इनका कुछ क्षण तक तो रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये बयान कोई आज एक बार नहीं आए बयान, कई राजनेताओं के बयान पहले भी आ चुके हैं, कई पिक्चरों के मामले में आ चुके हैं। मान लो किसी समाज के प्रति कोई पिक्चर बनी है और उनको लगता है कि समाज के इसका चित्रण गलत किया गया है और वो समाज उसका विरोध करता है, तो दूसरे उसका बेनिफिट उठाने के लिए भी आ जाते हैं कि सस्ती लोकप्रियता कैसे करें। खास करके इस समय एक समाज को ज्यादा करके टारगेट किया जा रहा है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे समाज को हम कैसे बताएं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। ये गलत चित्रण किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, ये भी हमारा भी दायित्व बनता है। मतलब हम आक्रामक रहें, लेकिन आक्रामकता के साथ साथ हमारी बात भी पहुंचनी चाहिए, शालीनता से साथ पहुंचनी चाहिए। जब तक वो चीज नहीं पहुंचेगी तो लोग नहीं चिंतन कर पाएंगे। क्योंकि यदि मैं किसी राजनीतिक संगठन में हूं तो हमारे पास हर समाज के लोग रहते हैं और हमारे साथ वो सारी चर्चाएं करते हैं। एक समाज के लोग नहीं तो सारे रहते हैं। वो चर्चाएं किस प्रकार से करते हैं हमारे साथ तो एक अलग बात करेंगे, लेकिन बात हमें निकल के आती है। यदि हम उसमें उत्तीर्णता दिखाएंगे, ज़्यादा ललसाइत करेंगे, कोई मुद्दा आ गया है उसको हम खींचना है, हमें कैसे खींच लें हम इसको, क्योंकि हमें लेना है। तो यदि हम लेंगे तो हम समाज को का आईना क्या दिखाएंगे जाकर के कि राजपूत समाज कैसा है। राजपूत समाज सबको लेके साथ चलने वाला समाज है। जो कह रहे हैं वो उनका एक स्वार्थ अलग हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल के आदमी है, उनको अपने वोट बैंक खिसक रहे हैं, उसको एक करके एक लेके उस राजम पर लेके आना है उनको, उसके लिए वे कर रहे हैं। लेकिन अपन को भी देखना कि हमारे समाज का नुकसान नहीं है, उसके साथ साथ दूसरे समाज वाले सोचें कि वास्तव में ये समाज आज वर्तमान में उस मुद्दे को किस तरीके से उठा रहा है। यदि ये चीज हम आगे लेके जाएंगे तो सर्व समाज सबको स्वीकार करेगा और हिंदू संस्कृति सबको स्वीकार करती है। राणा सांगा का अपमान तो उन्होंने किया है, लेकिन राणा सांगा के साथ साथ में आप देखिए कि वर्तमान में जो समाज है उसको भी उत्तेजित कर रहे हैं, वो लोग टारगेट कर रहे हैं बार बार के अंदर। तो उस टारगेट से भी अपन को बचना है कि अपने समाज की स्वच्छ छवि कैसे पहुंचानी है, और हिंदू समाज के अंदर, सनातन समाज के अंदर उसकी रक्षा करने का दायित्व भी सभी के साथ साथ प्रमुखता से हमारा भी है। ये भंवर सिंह रेटा जी, दरअसल अशोक सिंह शेखावत जी ये जो कह रहे हैं कि देखिए देश इस समय ना सत्य सनातन के परम वैभव की ओर अग्रसर है, और कुछ लोगों को लगता है कि अब तो पत्थर उछालो इस पर, अब तो कीचड़ उछालो इस पर। तो ये कीचड़ उछालने की कवायद है और कुछ नहीं है। लेकिन ये कीचड़ उछालने वालों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इलाज इनका आवश्यक है। देखिए, आपने बोला कीचड़ उछालो, तो ये कीचड़ मैं बताऊं ये क्या करना चाह रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया ना कि अखिलेश यादव जी की राजनीति हत्या हो चुकी है, वो अपने कर्मों से बिल्कुल हाशिए में जा चुके हैं, खत्म है। तो उन्होंने बहुत वेल प्लान तरीके से इसको सुमन को आगे किया। अभी सोशल मीडिया हैंडल्स में कुछ देख रहा था, तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये कहना चाह रहे हैं कि साहब वो दलित है और ये राजपूत उनको मारना चाह रहे हैं। महाराणा सांगा राजपूतों के अकेले क्या है क्या? शहीद, महापुरुष, देवता किसी जाति के हैं क्या? सब पूछते हैं उनको। और अगर कोई किसी की जाति का कोई बना रहा तो उससे बड़ा महापुरुष कोई हो नहीं सकता है। और रही बात वो दलितों की हितैषी की बात कर रहे हैं, कब से दलितों के हितैषी हो गए? अंबेडकर के साथ कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़, खेतड़ी महाराज साहब कौन थे? मेरे ही पूर्वज थे ना, हमने तो कभी नहीं कहा। उनको पढ़ाने वाले कौन थे? विदेश भेजने वाले कौन थे? बताइए मुझे आप। बरोड़ा महाराज साहब थे ना, वो हमारे ही पूर्वज थे, हमने तो कभी वो क्लेम नहीं किया। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए जो हमारे आराध्य हैं। हमसे बड़ा दलित शब्द इन्होंने दिया, हमने तो दलित माना ही नहीं उनको, हमने तो सहभागी समाज माना है, अपनत्व माना है, वो तो हमारे थे। आज भी मेरे घर में अगर जो नई बहू आएगी
वो सबसे पहले अपनी ओढ़नी और अपना सर झुका के जो पैर लगेगी, वो सबसे पहले वाल्मीकि समाज की, जिनको रानी साहब कहते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आज भी अगर किसी गांव का कोई ठाकुर की पगड़ी जो बनती है तो सबसे पहले सामने कौन आएगा? वाल्मीकि समुदाय का। वाल्मीकि जी कौन थे? उनसे बड़ा कोई संत हुआ नहीं, जिनको प्रभु श्री राम के दोनों बच्चे जिनके आश्रम में पने। हमारे से बड़ा सम्मान देगा कौन? काहे का ये दलित के ये नया शब्द दे रहे हैं? दलित शब्द बेसिकली उन पिछड़ी जातियों का, उन पिछड़े भाइयों का अपमान है, और ये उनको अपमानित करके आज तक भारत जब से आजाद हुआ तब से इन्होंने उनके नाम की वोट बैंक की राजनीति की है। अभी समीकरण बदल रहा है। भारतीय जो सनातन संस्कृति आई है तो उसमें जो पिछड़े भाई हैं गले लग रहे हैं राजपूतों के, ब्राह्मणों के, जाटों के, अन्य के और गुजरों के, तो वो इनको पच नहीं रहा, क्योंकि इनके वोट बैंक खिसक रहा है। पहले इन्होंने मुस्लिम वर्सेस राजपूत करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। अब ये नया प्रोपेगेंडा लेके आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये चीज चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? कि जब भी युद्ध होता था, हर एक जाति का, हर एक का अपना एक वो था, राजतंत्र में अपनी एक भूमिका थी, तो वो निभाते था। मशक भरने वाला अपना काम करता था, जो पानी पिलाने वाला था। वहां युद्ध के स्थल पे ये नहीं पूछता तेरी जाति क्या है, कोई नहीं पूछता था। मेरे प्रभु श्री राम ने कभी पूछा नहीं माता सबरी से कि आपकी जाति क्या है, कभी नहीं पूछा। आज मेरी दादी ने या मेरे दादो साहब ने जब कभी राज तिलक होता है तो कभी पूछा नहीं कि आप वाल्मीकि जाति से हो, आप पिछड़े, नहीं, सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने दिया, तथाकथित जो ये दलित हितैषक बनने जा रहे हैं, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा है। और मैं आपके माध्यम से उन पिछड़े भाइयों के, उन सहभागी भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हमारे हृदय की कहोर हो। पहले हम मरेंगे, उसके बाद में हृदय को कोई चिरेगा। इन फर्जी लोगों के बेकाओं में आप आओगे, आज तक आपका शोषण हुआ है और आगे भी होगा। आप मैं एक से बढ़कर एक कांड बता दूं इनके द्वारा, जिन्होंने इन्होंने शोषण किया है। कहां से? आज 60 साल बाद में आज भी एक बड़ा वर्ग नौकरी से वंचित है। क्यों अखिलेश यादव जी अपने ही परिवार में लोगों को टिकट मारते हैं? क्यों एक सामान्य जिसको दलित ये मानते हैं, बुला के कितने सांसद बनाए, कितने विधायक बनाए, कितने आईएएस बनाए? सिर्फ वो जातिवादी, और जातिवादी पर्टिकुलर क्षेत्रवादी है। समस्त यादवों का भला नहीं करते हैं अखिलेश जी, वो अपने क्षेत्र के लोगों की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो क्या लगता है, जन कल्याण की बात करने पे कोई आमादा नहीं है? लगता है लोगों को ये राजनीतिक विद्वेष फैलाते रहो और अपना फायदा उठाते रहो। दोनों बच्चों के, उनके जितने बच्चे होंगे सबका टिकट पक्का कर लिया समाजवादी पार्टी से, आगरा से, और उनको लग रहा है कि बुढ़ापा चैन में बीतेगा। हिट हो गए हैं, पिक्चर जबरदस्त हिट हो गई है बिना पैसा लगाए। क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राम अधूरे हैं सबरी और वाल्मीकि के बिना, कृष्ण अधूरे हैं आपके कृष्णवंशी और यदुवंशियों के बिना, आपके बौद्ध अधूरे हैं सिद्धार्थ के बिना, जैन तीर्थंकर अधूरे हैं क्षत्रियों के बिना, आपके बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब अधूरे हैं बरोड़ा ठिकाने के बिना, आपके विवेकानंद जी अधूरे हैं खेतड़ी ठिकाने के बिना, आपके तेजाजी महाराज अधूरे हैं जाटों के बिना। तो ये जो एकता थी सबके, सभी जातियों में जो एकता थी, वो इन्होंने पूरा क्षण इनको बिखेर के रख दिया है पूरी जातिवाद के रूप में। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर सीमा पे, जो ये कहते हैं कि सीमा पे अगर सबसे ज़्यादा आज भी कोई गोली खाता है तो ये क्षत्रिय खाता है, राजपूत खाता है, और जितने भी आपके दूसरे जातियों के ले लो, आपके ओलंपिक में ले लो, कि आज भी अगर रिप्रेजेंटेटिव कोई करता है, और इन पे अगर दो चीज़ों में आप अगर इन पे आरक्षण लगा के देख लो, ओलंपिक में और सीमा पे गोली खाने पे, तो देश पे कब्जा नहीं हो जाए अगले 1 साल में, तो वो बता देना। और 100 साल तक ओलंपिक मेडल नहीं आने वाला अगर ओलंपिक के अंदर रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए। तो इनका काम यही है कि देश को कैसे बांटो, जातिवाद चरम सीमा पे चल रहा है, और इनका कोई टेस्ट नहीं है। ये जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, ज़्यादातर इनमें जितने भी लोग हैं, ये सब अपने गुरु के छाती पे पांव दे के चढ़ते हैं, अपने सगे के साथ धोखा करते हैं। ये अपने भाई की संपत्ति खाने में नहीं चूकते, सगे भाई की। ये कोई महिला होगी तो अपने को ससुर को, पीहर वालों को धोखा देने में, उनकी संपत्ति हड़पने में नहीं छोड़ेगी। तो जब इनका मूल आधार ही धोखा देना है, उस धोखे के आधार पे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो ये पूरा देश को बांटेंगे नहीं, धोखा नहीं देंगे तो क्या करेंगे। जब वहाँ का प्रतिनिधि जो कर रहा है
ये जो शीर्ष पंचायत है उसका प्रतिनिधि जो कर रहा है वो सगे को धोखा देके चढ़ने के आ रहा है, और उनका मूल उद्देश्य यही है कि काटो बांटो और वहाँ पे अपना झोला भरो और अपना खुद का घर का झोला भरो। जैसे रेटा साहब ने कहा कि भाई वो बताएं कि कितने आम उन्होंने जातियों को काम दिया है, और भगवान श्री राम से लेके अभी तक अगर एक उसमें जाजम पे अगर सर्व समाज 36 कौम बैठा है उसके बिना काम नहीं चला है। राणा प्रताप का भी देखेंगे, अगर चिन्ह देखेंगे मेवाड़ का, तो एक तरफ दलित समाज है, एक तरफ राणा प्रताप क्षत्रियों का समाज, एक ही चिन्ह पे एक जाजम पे बैठ के सब काम करते हैं, रोटी खाते हैं। ये पूरा भ्रमित करने का काम इन लोगों ने अभी कर रखा है और जातिवाद पूरा चरम सीमा पे चल रहा है। ये आपके आरक्षण लागू कर देंगे सब जगह, लेकिन वही प्रधानमंत्री जो आरक्षण से वंचित रह गया है, कोई डॉक्टर, उसी से अपना इलाज कराने अमेरिका जाते हैं। वाजपेयी साहब गए थे, लेकिन वो 1% से वो जनरल कास्ट का अगर डॉक्टर यहाँ से वंचित रह जाता है, अपनी प्राइवेट नौकरी वहाँ करता है। अगर ये योग्यता के आधार पर अगर देश को चलाएं तो ये देश 5 साल में दुबई को टक्कर देने के योग्य बनेगा, नहीं तो ये देश की दुर्गति तय है। ये अगर आरक्षण के आधार पर अपना इलाज करा लें, आरक्षण के आधार पे ओलंपिक में भेज दें और आरक्षण के आधार पे सीमा पे भारत की सीमा पे गोली खाना अगर मंजूर करा दें तो देश की दुर्गति होना बिल्कुल तय है। देश में बहस लगातार जारी है। रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांगूंगा के बयान पर अड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं देश के अंतर्मन में जो चल रहा है उसके लिए मुझे एक विचार हमेशा आता है, और वो विचार मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि पतझरी शाख मधुमास हो जाएगी, पतझरी शाख मधुमास हो जाएगी, धूल उड़कर के आकाश हो जाएगी, जिंदगी जूझ कर देख ले देश पर, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी। 140 करोड़ लोगों में सबका खून खौल रहा है, सब उबल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हमें इंतजार करना होगा कि रामजी लाल सुमन उस जगह आके खड़े होंगे जहां पर वो ये महसूस करेंगे कि ये मैंने वाकई में गलत किया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकपत्र राजस्थान।